हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम पॉवर्टी टॉपिक को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल्ड वे में हम पढ़ेंगे। आगे चलने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कंप्लीट एसएससी जीए का कोर्स लेके आया है, जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर होगा। इकोनॉमी मैं कवर करवाऊंगी, बाकी आप हमारी टीम को जानते ही हैं। अगर आप लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमी का एक सेपरेट कोर्स भी परचम ऐप के ऊपर है, आप लोग उसमें भी इनरोल कर सकते हैं अगर चाहे तो, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में इकोनॉमी करवा रही हूँ। बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आप एसएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप बेसिक्स इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कंसेशन चाहिए तो यूज कोड पायल10, इससे आपको एसएससी इकोनॉमी के कोर्स पे और जीए के कोर्स पे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी कहते किसको है। ठीक है, पहले वही अपना तरीका, पहले हम समझेंगे लेमैन टर्म्स में, फिर हम आएंगे हमारी स्लाइड्स क्या कहती है। देखो, पॉवर्टी को ना 3 लेवल पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के अंदर पॉवर्टी किसको कहते हैं, इकोनॉमी में पॉवर्टी किसको कहते हैं, ठीक है, गरीबी किसको कहते हैं। फिर पॉलिटिकल एंगल से हम देखेंगे गरीबी किसको कहते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सोसाइटी के अंदर गरीब कौन है, सोसाइटी के लेवल से यानी सोशियोलॉजी के लेवल से गरीब कौन है, समाज शास्त्र के लेवल से गरीब कौन है। ठीक है, इन 3 आधार पे, इन 3 बेसिस पे हम पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे। इकोनॉमी के आधार पे क्या कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को, जो हमें आगे भी डिटेल में समझना है, उसमें हम देखेंगे कि जो कोई भी वो इंसान, मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, अगर ये इंसान अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, अगर ये पर्सन अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, अब आप कहोगे मैम बेसिक नीड्स किसको कहते हैं? बेसिक नीड्स कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज आपकी बेसिक नीड्स में आएंगी। ठीक है, रोटी यानी फूड, कपड़ा यानी क्लोथिंग, मकान यानी शेल्टर। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, अगर कोई इंसान ये बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है तो हम इकोनॉमी के हिसाब से उसको गरीब कहेंगे। अब ये जो बेसिक नीड शब्द है ना, ये बहुत ही वेग है, हर इंसान की नजरों में इसकी परिभाषा अलग है। कैसे अलग है, समझो इस बात को। अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो वो लोग बेसिक नीड्स किसको कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, इन चीजों को कहते हैं वो बेसिक नीड। भारत के अंदर बेसिक नीड किसको कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान होना ही बेसिक नीड कहलाता है। आप बांग्लादेश चले जाओ तो वो कहेंगे सिर्फ रोटी कपड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, फुटपाथ पे भी सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अफ्रीका के लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे जी रोटी मिल जाए हमको तो, बेशक कपड़ा भी ना मिले, बस पेट भर ले हम, उसको बेसिक नीड कह रहे हैं। तो हर देश अपने हिसाब से बेसिक नीड्स को डिफाइन करता है। ठीक है, भारत क्या कहता है? रोटी, कपड़ा, मकान को बेसिक नीड कह रहा है। ठीक है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को बेसिक नीड कह रहा है। अगर किसी इंसान के पास बेसिक नीड भी नहीं है तो वो इकोनॉमी के हिसाब से गरीब है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है ये वर्ड। जैसे मैं आपको कह दूं कि सुंदरता किसको कहेंगे? कोई कहेगा गोरे रंग को सुंदर कहते हैं, कोई कहेगा अच्छे नेचर को सुंदर कहते हैं, कोई कहेगा कोई नॉलेजेबल पर्सन ही सुंदर होता है, कोई ऐसा कहेगा कि जो स्मार्ट दिख रहा है उसको सुंदर कहेंगे, कोई कहेगा स्मार्ट माइंड वाला सुंदर है। तो सुंदर एक ऐसा शब्द है, ब्यूटी एक ऐसा शब्द है, हर कोई इसको अपने अपने हिसाब से डिफाइन करता है। ऐसे ही बेसिक नीड भी हर देश ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन की है, इसलिए पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो हर हिसाब में अलग होती है। ठीक है, वो हर हिसाब में अलग होती है। किसी देश में आप जाओगे पॉवर्टी कुछ और तरीके से डिफाइन होगा, किसी और देश में पॉवर्टी कुछ और तरीके से डिफाइन होगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल की यानी कि राजनीतिक तौर पे गरीबी किसको कहते हैं। अब आप यूं देखो कि पॉलिटिक्स के अंदर असली धन किसको कहते हैं, असली वेल्थ किसको कहते हैं? 2 चीजों को, एक तो वोट देने की ताकत, ठीक है, और दूसरा डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, या डिसीजन मेकिंग भी ना कह के मैं आपको इसको और ज्यादा क्लैरिटी में आपको बताऊंगी। एक तो वोट देने की पावर, और दूसरा अगर आपको पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिल रहा है, पॉलिसी मेकिंग में अगर आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है,
एक तो वोट की पावर और दूसरा पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन। अगर किसी भी इंसान के पास ये दो ताकत हैं तो वो पॉलिटिकल रूप से गरीब नहीं है। अगर इनमें से एक भी पावर नहीं है तो वो आदमी पॉलिटिकल रूप से गरीब है। ठीक है। सोसाइटी के अंदर असली धन क्या है कि सोसाइटी में आपकी एक इमेज हो। जब कभी भी आस पड़ोस मोहल्ले या कॉलोनी कोई डिसीजन ले रहा है तो आपको भी उस डिसीजन में पूछा जाए, आपको भी उस डिसीजन के अंदर इंपॉर्टेंस मिले। यानी आपकी अगर वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर है सोसाइटी में, अगर आपकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर है तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपको डिसीजन लेने में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, इट मींस आप सोसाइटी के हिसाब से भी आप गरीब हो। यानी कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए कॉलोनी में एक चौकीदार लगाना है, ठीक है, एक वॉचमैन लगाना है। तो अब वो वॉचमैन कितने से कितने बजे तक रहेगा, ये बात आपकी सोसाइटी वाले, सारे कॉलोनी वाले मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। अगर उस डिसीजन मेकिंग में आपकी भी भागीदारी होती है, आपसे भी पूछा जाता है कि तुझे क्या लगता है, तू बता अपने हिसाब से, इट मीन्स आप गरीब नहीं हो। सोशियोलॉजी आपको गरीब नहीं कहेगी। अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं, इनसे तो पूछना ही नहीं है, ये तो मार्जिनलाइज्ड है, इनसे क्या पूछना है ना, इनसे मत पूछो, या आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से सोसाइटी कहेगी ये इंसान गरीब है। तो इकोनॉमी में अगर कोई इंसान बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा है, गरीब है। पॉलिटिकल एंगल से अगर आपके पास वोट देने की ताकत या पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन की ताकत नहीं है, आप गरीब है। सोसाइटी में अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो आप गरीब है। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉवर्टी का देसी सा हिसाब कि पॉवर्टी आखिरकार कहते किसे है। एक बार स्लाइड देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, इकोनॉमी में पॉवर्टी वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरी कर सके। सोसाइटी में कोई भी वो इंसान जो डिसीजंस लेने में एबल नहीं है, हु इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, जो डिसीजन लेने में एबल नहीं है, सोशल टर्म्स में हम उसको गरीब कहेंगे। और पॉलिटिकल टर्म्स में कोई भी वो इंसान जो वोट तो कर सकता है लेकिन पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा, उसको गरीब कहेंगे। ठीक है, तो गरीब कहते किसको हैं ये हमने देखा। अब एक नया शब्द आया, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं, गरीबी रेखा किसको कहते हैं। आपने जनरली न्यूज में सुना होगा कि ये इंसान तो बीपीएल है, ये तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसा कहते हैं ना कि ये फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, या ये फैमिली तो अबव पॉवर्टी लाइन में आती है। एपीएल होता है अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है इसको समझो। पॉवर्टी लाइन कहते किसको है। मान लीजिए एक बास्केट है, एक टोकरी है। इस टोकरी में मैंने क्या किया, बहुत सारी बेसिक नीड्स डाल ली। मैंने बेसिक नीड्स डाल ली, जैसे मैंने क्या डाल लिया, मैंने रोटी डाल ली, मैंने कपड़ा डाल लिया, ठीक है, मैंने मकान डाल लिया, मैंने इस टोकरी में बेसिक नीड्स डाल ली। अब इस टोकरी की कीमत क्या है, इस टोकरी की कीमत क्या है, मतलब कि इस बास्केट को खरीदने में मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, इस बास्केट को खरीदने में मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है। मान लीजिए 33 रुपए पर डे के हिसाब से एक एवरेज निकल जाता है कि 33 रुपए पर डे अगर हमको ये नीड्स चाहिए तो एक दिन में 33 रुपया खर्चा हमारा हो रहा है, या महीने में 1000 रुपया हमको इन तीन चीजों को अचीव करने पे खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपकी पॉवर्टी लाइन क्या बना दी जाएगी कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उसको मैंने कट ऑफ क्या सेट कर दिया, 33 रुपए पर डे। मैंने उसका कट ऑफ क्या सेट कर दिया, 33 रुपए पर डे। अब अगर कोई इंसान 33 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर कोई इंसान 33 रुपए पर डे से ज्यादा कमा रहा है तो उसको कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिससे कट ऑफ सेट कर दिया जाता है कि आपको आपकी मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, आपको आपकी मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, दिस इज पॉवर्टी लाइन। अब आप कहोगे मैम क्या ये फिक्स कर दिया, क्या ये पॉवर्टी लाइन कम ज्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। टाइम टू टाइम हमारी भारत सरकार मिलती है और इस टारगेट को कम ज्यादा करती रहती है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक गरीबी के बारे में सारे लेखा जोखा रखता है, गरीबी के बारे में सारी डिटेल्स जो है वर्ल्ड बैंक के हाथ में होती है। वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम इस पॉवर्टी लाइन को कम ज्यादा करता रहता है। जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ गई,
महंगाई बढ़ने से इस टोकरी की कीमत, अगर आपको अब ये 3 चीज पूरी करनी है तो आपको 50 रुपए पर डे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इस बास्केट में जितना सामान है, बेसिक नीड्स अगर आपको पूरी करनी है, महंगाई होने पे आपको 50 रुपए पर डे की नीड पड़ेगी, तो आपकी जो पॉवर्टी लाइन है उसका कट ऑफ 50 रुपए पर डे सेट कर देंगे। टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाता है कि अभी हमें पॉवर्टी लाइन चेंज करनी चाहिए या नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस राइज जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे पॉवर्टी लाइन का जो बेंचमार्क है वो भी कम ज्यादा करते रहते हैं। कोई भी वो इंसान जो इस पॉवर्टी लाइन यानी 33 रुपए पर डे जितना नहीं कमा पा रहा है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन, और इससे ऊपर जो कमा रहा है उसको कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन। बात समझ आई? और ये 33 भी मैंने ऐसे रैंडम लिखा है, ऐसा मत मानना कि 33 ही है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम आपको समझाने के लिए लिखा है। तो दिस इज पॉवर्टी लाइन। इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है कि किसको कहेंगे पॉवर्टी लाइन, कितना रेट सेट करें? इंडिया के अंदर नीति आयोग जो है, पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब आपको पता है प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, तो इंडिया के अंदर नीति आयोग जो है वो इस काम को करता है। क्या करता है? इंडिया के अंदर नीति आयोग बताएगा कि कितने से कम वाले को बिलो पॉवर्टी लाइन कहना है, कितने से ज्यादा वाले को अबव पॉवर्टी लाइन कहना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो नीति आयोग ये बात बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं हमारी स्लाइड्स क्या कह रही है। देखो, वर्ल्ड बैंक, अच्छा पहले तो इस वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जैसे इंडिया में नीति आयोग ने ये काम किया, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पे गरीबी की परिभाषा देता है, पॉवर्टी की डेफिनेशन देता है कि पुअर किसको कहेंगे। आईएमएफ अपनी एक अलग डेफिनेशन देता है, यूनाइटेड नेशन अपनी एक अलग डेफिनेशन देता है। हर कोई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अपने अपने हिसाब से अपनी पॉवर्टी की परिभाषा अलग बनाते हैं। हमें फोकस करना है वर्ल्ड बैंक पे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ रिसेंट चेंज किए हैं। क्या चेंज किया है समझेंगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, पहले क्या कहा था कि अगर कोई भी इंसान 1.90 यूएस डॉलर से 1.90 यूएस डॉलर से कम अर्न करता है, एक दिन में कम अर्न करता है पर डे, तो उसको हम गरीब कहेंगे, उसको हम गरीब कहेंगे, उसको हम पुअर कहेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 2022 मतलब बिल्कुल रिसेंट अभी एक चेंज किया है। क्या कहा है कि 1.90 यूएस डॉलर की नीड नहीं है, अब इसको बढ़ाओ। अगर कोई इंसान 2.15 यूएस डॉलर पर डे अर्न नहीं कर पाता है, इतना रुपया अगर वो अर्न नहीं कर पाता है, इतना करेंसी अगर वो अर्न नहीं कर पाता है, तो उसको गरीब कहेंगे। पहले 1.90 यूएस डॉलर, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ी उन्होंने भी अपनी इस परिभाषा को अपडेट कर दिया। कब अपडेट किया? सितंबर 2022 में। ठीक है, अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रही है स्लाइड्स। देखो, द वर्ल्ड बैंक अपडेटेड द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया। क्या कहा उन्होंने? कहा इसको 2.15 पर पर्सन पर डे डॉलर कीजिए। पहले 1.90 था, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं? ये वो मिनिमम लिविंग कंडीशंस को पूरी करने के लिए जो आपकी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होता है, वो जो बेंचमार्क सेट होता है, दिस इज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर अ पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए कितना आपको अमाउंट चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको हम पॉवर्टी लाइन कहेंगे। ठीक है, पॉवर्टी लाइन कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती है, कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि वर्ल्ड बैंक आपको ऐसा कह रहा है कि अगर कोई पर्सन 2.15 यूएस डॉलर से कम अर्न कर रहा है, कम अर्न कर रहा है, अर्न कमा रहा है, इनकम, उसको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है अर्निंग के गई तेल लेने, अर्निंग को छोड़ो, अर्निंग का कुछ नहीं करना हमें। हमसे कोई ऐसा पूछता है कि भैया क्या हाल है तुम्हारा, हम क्या कहते हैं? बस चल रही है दाल रोटी, है ना, चल रहा है गुजारा, मतलब रोटी निकल जाती है, बस ठीक है यार चल रहा है गुजारा, घाट गुजारा कर लेंगे हम ऐसे ही अपना हालचाल बताते हैं ना, भारत में यही रिवाज है बताने का। ठीक,
अब आप जैसे मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग तो फिर भी कहने लगे हाँ भाई ठीक है, पर पहले किसी से पूछो क्या हाल है, बस चल रही है दाल रोटी, ऐसे कहते थे। मतलब कि अपनी बेसिक नीड्स कंज्यूम करना ही भारत के अंदर ऐसा माना जाता है कि भैया ठीक है, रोटी मिल गई, दाल मिल गई, बस ठीक है, पेट भर गया, ठीक है। यानी कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा आधारित है अपना भारत। तो इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा अर्निंग को मत देखो, इंडिया के अंदर देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। इंडिया ने क्या कहा कि आप अर्निंग मत देखो, आप देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अब मैं आपको इंडिया की सेंस में वर्ल्ड बैंक की परिभाषा बताती हूं। अगर यही परिभाषा इंडिया देता तो क्या कहता? इंडिया कहता कि अगर कोई पर्सन 2.15 यूएस डॉलर पर डे अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है, एक्सपेंड नहीं कर रहा है, एक्सपेंड नहीं कर रहा है, स्पेंड नहीं कर रहा है, तो वो गरीब है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? अगर कोई इंसान इतना अर्न नहीं कर रहा है, अर्न नहीं कर रहा है, तो वो गरीब है। भारत क्या कह रहा है? अगर कोई इंसान इतना एक्सपेंड नहीं कर रहा है तो गरीब है। आपको बात समझ आ रही है? इंडिया के अंदर जो बेसिस लिया वो एक्सपेंडिचर का लिया, कंजम्पशन का लिया, कि आप एक महीने में कितना कंज्यूम कर लेते हो। इंडिया का बेसिस जो है वो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे होता है, कंजम्पशन बेस्ड होता है, कैलोरी बेस्ड होता है कि अगर आप इतनी कैलोरी नहीं खा रहे हो तो आप गरीब हो, अगर आप इतनी कैलोरी, इतना न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो आप गरीब हो। अपने यहाँ पे इनकम पे इतना ध्यान नहीं देते जितना कंजम्पशन पे देते हैं। समझ गए? तो ये बातें यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिखी हुई है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आधारित होता है, इनकम पे आधारित नहीं होता, और नीति आयोग इस एस्टिमेशन को बताता है। क्लियर हो गया पॉवर्टी लाइन क्या होता है? नाउ लेट अस मूव टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, 3 तरीके की बेसिकली पॉवर्टी होती है। कौन कौन से 3 तरीके की होती है उसको देखते हैं। 1 मिनट। देखो 3 तरीके की यानी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से हम समझेंगे क्या होता है पॉवर्टी। देखो 3 तरीके की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, और एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी, पहले तो मैं आपको ह्यूमन पॉवर्टी बता दूं, बिल्कुल आसान है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है। ये डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट। और इसमें क्या कहते हैं कि यदि कोई इंसान अपनी बेसिक फैसिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा है, बेसिक फैसिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब है। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज में क्या आएगा? इनके में आएगा ड्रिंकिंग वाटर, पानी, पीने योग्य पानी, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हेल्थ भी आएगा, क्लोथिंग, कपड़ा, ठीक है, क्लोथिंग, शेल्टर, घर, शेल्टर भी आएगा, इंटरनेट की फैसिलिटी भी आएगी, एजुकेशन भी आएगा। डेवलप्ड इकोनॉमी में इसको बेसिक नीड मानते हैं कि अगर कोई इंसान बेसिक फैसिलिटीज को नहीं अचीव कर पा रहा है तो वो गरीब है। ह्यूमन पॉवर्टी डेवलप्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है, अपना कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और वहां पे बेसिक फैसिलिटीज को इस तरीके से डिफाइन किया है। इंडिया के अंदर रोटी कपड़ा मकान जितना होता है उसको कहते हैं। तो ह्यूमन पॉवर्टी अपना कंसेप्ट नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अपने कंसेप्ट है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। क्या होता है देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहते हैं? कहते हैं ना ही इज एब्सोल्यूटली पुअर, ही इज पुअर एब्सोल्यूटली, यानी एब्सोल्यूट। भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो गरीब है। एब्सोल्यूट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ही इज पुअर एब्सोल्यूटली, मतलब कि वो एब्सोल्यूट पुअर किसको कह रहे हैं? मान लीजिए आपने पॉवर्टी लाइन जो है वो 50 रुपीज पर डे पर पर्सन स्पेंडिंग, यानी खर्चा, क्योंकि भारत में तो स्पेंडिंग पे आधारित होता है ना, इतनी स्पेंडिंग को आपने कट ऑफ डिसाइड कर दिया पॉवर्टी लाइन के लिए। अब यहां पे ये था एक इंसान जिसका नाम है ए, यहां पे एक है ये जिसका नाम है बी, और यहां पे एक और है जिसका नाम है सी। ठीक है, सी। अब ये ए बी सी कितना अर्न कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं? मान लीजिए ये कर रहा है 15 रुपए पर डे, ये कर रहा है 20 रुपए पर डे, और ये कर रहा है 25 रुपए पर डे। ठीक है, अब यहां पे एक और लड़की है, वो जो है वो कितना कर रही है? वो कर रही है 40 रुपीज पर डे, 40 रुपीज पर डे।
और एक और लड़की है, वो कर रही है, या कुछ भी लगा लो, लड़का लड़की कुछ भी लगा लो, वो कर रहा है 60 रुपीज पर डे। अब तुम, ये स्पेंडिंग की बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर एक्सपेंडिचर बेस्ड होता है सब कुछ। अब तुम एक बात को देखो, मैंने कहा पता करो कि इसमें कौन कौन गरीब है, तुमको मैंने ऑफिसर बना दिया, ठीक है, तुम ऑफिसर हो, और तुमको मैंने कहा कि गरीबी का पता करो कौन कौन इंसान गरीब है। आप क्या कहोगे कि मैम आप मुझे यूं बताओ कि पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या है। मैं कहूंगी 50 रुपए पर डे पर पर्सन के हिसाब से तुम्हें देखना है, ठीक है, 50 रुपए पर डे पर पर्सन के हिसाब से देखना है। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा ये तो बड़ा आसान है, एक तो ये गरीब है, एक ये गरीब है, एक ये गरीब है, एक ये गरीब है, ये 4 लोग गरीब है, यानी ये 4 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, है ना। ये 4 लोग जो हैं कौन कौन से, ए, बी, सी और डी बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। ये डी है और ये ई है, ठीक है, ये 4 लोग जो हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। मैं पूछूंगी व्हाट अबाउट ई, ई के बारे में आपका क्या विचार है। आप कहेंगे कि मैम ई अबव पॉवर्टी लाइन में आएगा। मैंने कहा कोई शक है क्या तुम्हें, बोले बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा है 50 रुपए पर डे पर पर्सन, इन सब लोगों की स्पेंडिंग एक दिन में 50 रुपए पर पर्सन पर डे से कम है, तो ये एब्सोल्युटली पुअर है, ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहते हैं, कोई भी वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, कोई भी वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, कोई भी वो लोग जो बीपीएल फैमिली है उसको एब्सोल्यूट पुअर कह रहे हैं। यानी आप एब्सोल्यूटली एक डिजिट के हिसाब से उसको देखते हैं। आप इसमें से ये नहीं देख रहे कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा गरीब है, कौन सबसे ज्यादा गरीब है, आप ये नहीं देख रहे। आप कह रहे हो ये सारे ही गरीब है, ठीक है, ये सारे कौन सारे, ए बी सी डी चारों ही गरीब है, कौन ज्यादा गरीब है कौन कम गरीब है ये नहीं देखना है, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको कहते हैं वो ये है। फिर अब आपसे कोई यूं पूछ ले कि मुझे बताना हो, मैं ऐसा थोड़ा ना बताऊंगी कि ए बी सी डी 4 लोग पुअर हैं, या चलो ये तो 4 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, भारत में तो कितनी जनसंख्या है, मैं किस किस का नाम बताऊं कि कौन कौन गरीब है। अब मुझसे मोदी जी ने पूछा कि मैडम आप ये बताएं कि भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं या एब्सोल्यूट पुअर कितने हैं। अब मैं नाम थोड़ा ना बताऊंगी, रमेश, गीता, सुनीता, पुनीता, मैं ऐसे थोड़ा ना बताऊंगी। मैं कहूंगी सर 40% लोग जो हैं वो गरीब हैं, 50% लोग गरीब हैं, 60%। तो व्हाट इज दिस परसेंटेज, क्या कह रहे हैं ये जो परसेंट में एक आंकड़ा निकालने की बात है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेड काउंट रेशो। क्या कहा जाता है, हेड काउंट रेशो। क्या होता है ये HCR, हेड काउंट रेशो। देखो इसको कहते हैं नंबर ऑफ बीपीएल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये आपका हेड काउंट रेशो निकल जाएगा। कैसे, मान लीजिए भाई अपने देश में 10 लोग हैं, अपनी टोटल पॉपुलेशन 10 लोगों की है, ठीक है, उसमें से 4 लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 4 लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 5 लोग जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। दिस इज माय पॉवर्टी लाइन, ठीक। अब मुझे पूछा गया मोदी जी ने कि कितने लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट पुअर हैं। मैं कहूंगी कि सर 4/10 यानी कि 0.4 इज आर हेड काउंट रेशो। मैं उनको यूं कहूंगी कि सर अपना हेड काउंट रेशो 0.4 है। वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि टोटल परसेंटेज का 4% लोग जो है वो गरीब है। 1 मिनट में समझ जाएंगे वो, यानी कि इतने परसेंट लोग, या मैं कहूं इसको परसेंटेज में अगर मैं करूं 4 नहीं 40%, कि 40% लोग जो है वो गरीब है। बात समझ आई आपको। यानी आपको अगर बहुत शॉर्ट में बताना हो किसी को कि हमारे यहाँ पे कितने एब्सोल्यूट पुअर हैं, आप किस रेशो का यूज करेंगे, हेड काउंट रेशो का। तो हेड काउंट रेशो इज फॉर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बीपीएल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी हमारे भारत में, हमारे देश में कितने नंबर ऑफ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, ये होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। एक बार हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव और ह्यूमन, 3 तरीके का देखा। एब्सोल्यूट क्या है, अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि पॉवर्टी लाइन, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट सबसे पहले 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। डॉलर अ डे कहते थे कि अगर इंसान $1 भी नहीं अर्न कर पा रहा है तो वो गरीब है। 1990 में ऐसा कहते थे। इसको हेड काउंट रेशो में मेजर करते हैं, ठीक है। और इंडिया में, यानी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में इसको कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से देखते हैं। कैसे, वहां तो पैसे देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में, भारत में कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से देखते हैं कि अगर आप X कैलोरी पर डे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो गरीब हो, आप Y कैलोरी पर डे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो गरीब हो। अपने यहाँ पे कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से देखते हैं,
ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अपने यहाँ पॉवर्टी लाइन एक्सपेंडिचर बेस्ड होती है। हेड काउंट रेशियो क्या है, देखिए, दिस मीन्स दैट एब्सोल्यूट पॉवर्टी दैट इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी है, ठीक है। पॉवर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हेड काउंट रेशियो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो के उसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। इट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल की परसेंटेज को ही हेड काउंट रेशियो कहते हैं। समझ आ गया हेड काउंट रेशियो क्या है। नाउ लेट अस मूव टू रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, अब उसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी किसको कहते हैं वो देखिए। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन ऑफ, इन रिलेशन ऑफ। आप जब मैथ्स में ट्रेन के क्वेश्चंस करते हैं, है ना, शिप वाले क्वेश्चन करते हैं कि स्ट्रीम की इस दिशा में स्ट्रीम जो है वो इतने गति से जा रहा था, इतने स्पीड से जा रहा था, और बोट जो है वो इस दिशा में जा रहा था, आप रिलेशन देख रहे हैं। मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल देती हूँ कि रिलेटिव शब्द का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन करते हैं हम, रिलेटिव का मीन्स हम कंपैरिजन करते हैं। कैसे, समझो। मैंने कहा मैं लंबी हूं, आई एम टॉल गर्ल। मैंने कहा मैं टॉल गर्ल हूं और मेरी हाइट जो है 5 फीट 7 इंचेस है। मैंने ऐसा कह दिया कि मैं टॉल गर्ल हूं और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचेस है, ठीक है, ठीक। अब फिर क्या हुआ, अब मुझे ना अफ्रीका में ले गए। कहाँ ले गए, अफ्रीका में ले गए, निग्रोज के बीच में मुझे अफ्रीका में ले गए। मैं उनसे ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे, कहाँ गई मेरी टॉलनेस, मतलब अफ्रीका के रिलेशन में मैं बहुत छोटी हूं। अब मुझे चाइना लेके चले गए, चाइना, चाइना में मुझे ऐसे बात करनी पड़ रही है, छोटे छोटे से लोग हैं चाइना में, ऐसे बात, मुझे क्या कहेंगे, अरे इतनी लंबी लड़की, और अफ्रीका में कहेंगे कौन बच्ची आ गई। मतलब आपकी लंबाई रिलेशन के हिसाब से देखा जाता है कि आपके बराबर जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है वो कितना लंबा है, उसके हिसाब से आप लंबे या छोटे डिफाइन होगे, ठीक है। ऐसे ही रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, किसी के रिलेशन में, कि कंपेयर कर रहे हैं हम, दो गरीबों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई तू छोड़, मैं तो तेरे से भी ज्यादा गरीब हूं, अरे तू रहने दे यार, मैं तो तेरे से भी ज्यादा गया गुजरा हूं। ये जो रिलेशन कंपेयर होता है ना, ये रिलेटिव पॉवर्टी होता है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी चारों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, चारों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन हम क्या कहेंगे, ए कितने रुपए कमा रहा है या कितने रुपए खर्च कर रहा है, भाई ये तो 10 रुपए पर डे खर्च कर रहा है, ठीक है। बी जो है 2 रुपए पर डे खर्च कर रहा है, सी जो है 5 रुपए पर डे खर्च कर पाता है, और डी के पास तो कुछ है ही नहीं, 1 रुपया पर डे खर्च कर पा रहा है। सब लोग बीपीएल में है, सब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन मैं क्या कहूंगी, ए जो है वो इन सब की तुलना में थोड़ा कम गरीब है ना। सी फिर दूसरे नंबर पे आ गया, बी फिर तीसरे नंबर पे, डी फिर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब अपने पास आ चुका था तो रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट की नीड क्या पड़ी अपने को, इसकी नीड ये पड़ी कि सरकार को पता हो कि मुझे किसकी कितनी मदद करनी है, कौन ज्यादा गरीब है। अब यहां से सरकार को पता लग गया भाई ये बेचारा डी तो बड़ा ही परेशान है, मुझे ज्यादा मदद इसकी करनी है और इसकी थोड़ी कम मदद भी करूं तो चलेगा। और कोई इंसान जो 100 रुपए पर डे कमा रहा है, पर डे खर्च कर रहा है, उसकी मैं ना भी मदद करूं तो वो तो अपना खुद भी कर लेगा, क्योंकि भारत क्या चाहता है, वेलफेयर इस्टेब्लिश करना, लोक कल्याण करना, ठीक है। तो 1 रुपए पर डे वाले को ज्यादा मदद करना है, 10 रुपए पर डे वाले को कंपैरेटिवली कम मदद करना है सरकार को, ठीक है। यानी इससे सरकार को आइडिया हो जाता है मुझे किस इंसान पे कितना खर्चा करना है। ये रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट होता है। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, हम सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर में, सराउंडिंग्स के कंपैरिजन के हिसाब से आप कितना अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। ये इनइक्वालिटी बताता है कि दुनिया आपस में असमान कितनी है, इनइक्वल कितनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट में तो कहा सब गरीब है, सब गरीब है, चारों गरीब है। यहां ऐसा नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे ये ज्यादा गरीब है, ये कम गरीब है, यानी इनइक्वालिटी पता कर रहे हो आप कि इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन आपको बस पता होना चाहिए कि ये कंपैरिजन बिटवीन टू पुअर्स बताता है, कंपैरिजन बिटवीन टू पुअर्स बताता है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी, जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए हमने हेड काउंट रेशियो एक तरीका निकाला, ऐसे ही रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए 3 कर्व बनाए जाते हैं। कौन कौन से 3 कर्व, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट और इनकम क्वांटाइल।
ये 3 तरीके होते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को बताने के। तो रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड 3 कर्व हैं, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट एंड इनकम क्वांटाइल। ठीक है, ये तीनों ही इनइक्वालिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? तीनों ही इनइक्वालिटी को यानी असमानता को बताते हैं, असमानता को बताते हैं। और तीनों ही बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है, बहुत आसान है। सबसे पहले लॉरेंस कर्व समझते हैं। लॉरेंस कर्व 1906 में मैक्स लॉरेंस ने दिया था, मैक्स लॉरेंस ने दिया था। और ये इनइक्वालिटी बताने का एक तरीका था, इनइक्वालिटी बताने का एक तरीका था। कर्व है तो कुछ ग्राफ तो होगा ना इसका, देखते हैं क्या ग्राफ इसके अंदर आता है। पहले देसी भाषा में करेंगे अपना तरीका, फिर हम स्लाइड्स पे चलेंगे। देखो, जो मैक्स लॉरेंस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया आपका इनकम, और यहां पे लिख दिया इनकम ग्रुप के, रिच कौन है, पुअर कौन है, ग्रुप। ठीक, सेक्शन कौन है, कितना कमा रहे हैं। और इस लाइन को कह दिया, ये जो लाइन है ना, ये परफेक्ट इक्वालिटी है, ये परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक, ये मैं ड्रॉ कर रही हूं, मान लीजिए ये मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये मैं ड्रॉ कर रही हूं किसके लिए, नॉर्वे के लिए ड्रॉ कर रही हूं। ये वाला जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। 1 मिनट रुको, मुझे और भी ग्राफ इसमें बनाने होंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इनकम और ग्रुप, ठीक है। 45 डिग्री को हमने परफेक्ट इक्वालिटी ले लिया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ ना इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा कितना, मान लो 15 रुपए पर डे पर पर्सन के हिसाब से, ये 20 रुपए, ये 25 रुपए, इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग इस कैटेगरी में आते हैं, कितने इस तरीके से। तो मान लीजिए कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा देश है जिसके यहाँ 15 रुपए पर डे कमाने वाले लगभग 10% लोग हैं। ठीक है, ये 10 है। 20 रुपए पर डे कमाने वाले मान लीजिए इतने परसेंट लोग हैं, ये इतने परसेंट लोग हैं, ये इतने परसेंट लोग हैं। इस तरीके से आप एक लाइन को ड्रॉ कर दो, इस तरीके से आप एक लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज लॉरेंस कर्व। ये क्या है, ये लॉरेंस कर्व है। ठीक है, ये लॉरेंस कर्व है। ये जो गैप आया है, ये जो गैप आया है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं इनइक्वालिटी गैप। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी गैप। ये गैप जितना ज्यादा होगा, मतलब उस देश के अंदर इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए इंडिया के लिए ड्रॉ कर दिया, ये मैंने इंडिया के लिए ड्रॉ कर दिया। अब यही मैप मुझे मान लीजिए नॉर्वे के लिए, जहां पे इनइक्वालिटी बहुत कम है, मुझे नॉर्वे के लिए ड्रॉ करनी होती तो मैं कैसे करती, नॉर्वे के लिए मुझे ड्रॉ करना होता ना, मैं ऐसे करती। मैं कैसे करती, मैं ऐसे कर रही हूं, मतलब मेरा तो ये कर्वी सा हो गया थोड़ा, आप सही से, मतलब ये जो गैप है ना नॉर्वे के लिए, ये वाला जो गैप है, ये बिल्कुल बहुत ही कम होता, क्योंकि वहां इनइक्वालिटी है ही नहीं, वहां पे इनइक्वालिटी बहुत कम है, बहुत कम है, ये गैप बहुत कम है। अब अगर मैंने यही ग्राफ जो है, मान लो मुझे यही ग्राफ जो है किसके लिए ड्रॉ करना होता, सोमालिया के लिए, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया के लिए, यही जहां करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वो क्या होता, वो कुछ ऐसा होता, वो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। मतलब ये जो गैप है ये बहुत ही ज्यादा हो गया। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि लॉरेंस कर्व क्या बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है। ठीक है, इनइक्वालिटी को बताता है, तो ये लॉरेंस कर्व है। अब आप किसी को कर्व थोड़े ना बताओगे कि किसी ने पूछा आपके यहाँ इनइक्वालिटी कितनी है, आप कह दो जी आज कर्व ड्रॉ करूं और फिर मैं आपको दिखाऊं, आप गैप मेजर कर लेना स्केल से। ऐसा नहीं होता ना, कोई आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा ना, कोई डिजिट बताना पड़ेगा ना सामने वाले को समझाने के लिए। तो वो डिजिट के लिए क्या आया, वो डिजिट के लिए क्या आया, उस डिजिट के लिए एक नया टर्म आया, उस डिजिट के लिए एक नया टर्म आया, दैट इज गिनी कोएफिशिएंट। दैट इज गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। गिनी कोएफिशिएंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, समझो कैसे ड्रॉ करते हैं, या मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ कि गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ड्रॉ करके ही मैं बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, चिंता मत करो। और हर चीज को ना आप कंसेप्ट पकड़ के करोगे ना, आपको इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक लॉरेंस कर्व किसी देश के लिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
मैंने इसको कह दिया ये जो एरिया है, दिस इनइक्वालिटी गैप को मैंने ए कर दिया और मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस वाले एरिया को, मतलब किस वाले एरिया को, दिस वन, दिस एरिया, ये जो एरिया है इसको मैंने बी कह दिया, इस एरिया को मैंने बी कह दिया। अब जी अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, है ना। कैसे निकलेगा समझो। पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, ठीक। अब समझो यहां पे a डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोई वैल्यू आएगी ना, मतलब दिस एरिया इज a, ठीक है, दिस एरिया इज a। मान लीजिए दिस इज 40, ठीक है, ये एरिया जो है 40 स्क्वायर मीटर है, और a प्लस बी मतलब ये पूरा एरिया, दिस वन, ये पूरा एरिया, a प्लस बी ये पूरा एरिया, ठीक है, ये मान लीजिए है 80, ये है 80, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2 यानी 0.5। 0 से 1 के बीच में वेरी करना है, मतलब ये एक ऐसा देश है जहां इनइक्वालिटी है, अब एक और एग्जांपल से आप समझना। अब मैंने ग्राफ कैसा बना दिया, अब जो है मैं ऐसे देश का ग्राफ बना रही हूं जहां इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो मैं गैप तो दिखा ही नहीं सकती ना। मैंने क्या किया, गैप ना दिखा के उसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ये गैप है ही नहीं, वहां पे इनइक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है उसी पे ही हमको ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वहां गैप है ही नहीं। भाई अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर देती, इट मींस वहां इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी गैप दिखा रहे हैं तो, बट मैंने कहा कोई ऐसा देश जहां गैप है ही नहीं, मतलब कि क्या हुआ कि आपका जो ए वाला एरिया है वो तो है ही नहीं, आपका जो ये ए इनइक्वालिटी गैप वाला एरिया है वो तो है ही नहीं, ए को मैंने 0 कह दिया, दिस इज ए प्लस बी, यानी जी की वैल्यू क्या आ गई 0। ये उन देशों के लिए होता है जो परफेक्ट इक्वल होते हैं, जो परफेक्ट इक्वालिटी होती है जिन देशों में, उसकी वैल्यू 0 होती है। परफेक्ट इक्वालिटी मींस जी की वैल्यू 0, ठीक है। अब एक और देश का हम ड्रॉ करते हैं जहां बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। अब क्या करें, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, मतलब इस लाइन से बहुत दूर वो देश ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, इसको मैं अगर और सुंदरता से थोड़ा दिखाऊं, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, मतलब अगर आप उसको करें तो वो ऐसे बढ़ता दूर चलता जा रहा है, और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल a प्लस बी के ही इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, यानी g की वैल्यू a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, आपका इनइक्वालिटी गैप ही a प्लस बी के इक्वल हो गया है, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी हो जाएगा, एंड दिस इज अगर आप कट करेंगे तो 1, यानी g की वैल्यू क्या आ गई 1। ये एक ऐसा देश है जहां परफेक्ट इनइक्वालिटी है, आपको बात क्लियर हुई, जहां परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, पूर्ण असमानता है जहां। तो g की वैल्यू 0 से 1 में वेरी करती है। लॉरेंस कर्व की मदद से, लॉरेंस कर्व की हेल्प से हम g निकालते हैं, गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है, और उस गिनी कोफिशिएंट से हम बता सकते हैं कि वहां 0.5 है, 0.1 है, 1 है, 0 है, कितना आ रहा है। g की वैल्यू 0 आ रही है अगर, मतलब वहां परफेक्ट इक्वालिटी है, g की वैल्यू 1 आ रही है मतलब वहां परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। g की वैल्यू मैं आपको एक अगर नंबर लाइन की तरह कुछ ड्रॉ करके बता दूं, ठीक है, तो दिस वन इज 0, दिस वन इज 1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से चल रहा है। भारत कहाँ है, कहीं 0.5 और 0.6 के बीच में है, इंडिया कहीं यहां है। तो आप मुझे यूं बताओ, ये अगर मेरा इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी है, और ये अगर मेरा परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये मेरा परफेक्ट इनइक्वालिटी है, इंडिया कहीं यहां है, इट मींस वहां पे भी इनइक्वालिटी है ना, भारत के अंदर भी इनइक्वालिटी है, भारत एक की तरफ ज्यादा है यानी परफेक्ट इनइक्वालिटी है, कोई देश इस तरफ ज्यादा है वहां परफेक्ट इक्वालिटी है। बात समझ आ गई। तो ये होता है जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है पूरा, लॉरेंस कर्व जो है मैक्स लॉरेंस ने दिया था 1906 में, और ये इनइक्वालिटी गैप को शो करता है, ठीक है, इनइक्वालिटी गैप को शो करता है। आगे नेक्स्ट, गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 1 का मतलब होता है, ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक, 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। कैसे वेरी करेगा, a डिवाइडेड बाय a प्लस बी,
ए क्या है आपका इनइक्वालिटी गैप एंड ए प्लस बी इस पूरे का एरिया। आई होप आपको समझ आ गया है, आपको स्लाइड्स में माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। इनकम क्वांटाइल रेशो क्या होता है यही समझ लीजिए स्लाइड पे। इनकम ऑफ टॉप 20% पीपल एंड इनकम ऑफ लोएस्ट 20% पीपल समझते हैं। कोई देश है, इस देश में 100 लोग रह रहे हैं टोटल, ठीक है। टॉप 20% इनकम लोगों की कितनी है, मान लीजिए 1000 रुपए है, ठीक है, और लोएस्ट 20% लोग जो हैं वो 2 रुपए कमा रहे हैं, तो ये रेशो कितना आ गया 50। एक देश ऐसा है जहां पे टॉप 20% लोग जो हैं वो 100 रुपीज कमाते हैं और लोएस्ट 20% लोग जो हैं वो 90 रुपीज कमा रहे हैं। कितना, 90 रुपीज कमा रहे हैं। तो इनका क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। इस देश का क्या आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय 90, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आपको क्या समझ आ रहा है, IQR जितना ज्यादा होगा, IQR जितना ज्यादा होगा 50, इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा होगी, इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इनकम क्वांटाइल रेशो जितना ज्यादा होगा, इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है ना भाई, टॉप मोस्ट लोग तो 1000 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में और बेचारे गरीब वाले 2 ही रुपए कमा पा रहे हैं। कितना ज्यादा गैप है, यहां गैप नहीं है ना ज्यादा, तो इनकम क्वांटाइल रेशो कम आया, ठीक है। तो ये इनकम क्वांटाइल रेशो होता है। आई होप आपको ये समझ आया। ह्यूमन पॉवर्टी को मैं पहले ही बता चुकी हूं, ह्यूमन पॉवर्टी अपना कंसेप्ट नहीं है, डेवलप्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन, अगर वहां पे मिनिमम फैसिलिटीज की कमी है तो फूड, हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये सब बेसिक नीड्स में आती हैं। अगर कोई इंसान इन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है तब वो ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम ये लास्ट बात समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पुअर क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पुअर क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पुअर, देखो ये ना मेरा एक दोस्त है, इस दोस्त का नाम है, क्या रखें इस दोस्त का नाम रख दिया मैंने रोहित, ठीक है। ये एक दोस्त का नाम है जिसका मैंने नाम रख दिया, ये मेरी सहेली है शिखा। भाई आप में से किसी का नाम है तो बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए बोल रही हूं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऋतु, ठीक है। ये मेरे 3 दोस्त हैं। रोहित जो है ना हर वक्त अबव पॉवर्टी लाइन रहता है, हर वक्त, कभी आता ही नहीं है ये नीचे। लेकिन कुछ सडनली कुछ ऐसा हो गया, इनकी फैक्ट्री में ना आग लग गई, घर वर सब बिक गया, सडनली कुछ समय के लिए ये बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ गया। ज्यादातर टाइम ये अबव पॉवर्टी लाइन रहता है, बट सडनली कुछ समय के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गया। शिखा कभी तो यहां होती है, कभी यहां होती है, ठीक है। और ऋतु बेचारी हर वक्त पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, यहां पे जा ही नहीं पाती है। और मेरा ये जो दोस्त है ना रोहित, ये हर वक्त यहां रहता है, पर कभी कभी इधर आ गया, कभी कभी, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। तो इन तीनों को क्या कहेंगे? कोई भी वो इंसान जो हर वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, उसको मैं क्या कहूंगी, ये क्रॉनिक पुअर है। ऋतु क्रॉनिक पुअर है क्योंकि हर वक्त बीपीएल के नीचे रहती है, ठीक है। जो ये है शिखा, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, इसको मैं क्या कहूंगी, चर्निंग पुअर है। कभी बीपीएल के अंदर, कभी बीपीएल के बाहर, चर्निंग पुअर, ठीक है। और ये इंसान जो हर वक्त अबव पॉवर्टी लाइन था, पर सडन कुछ होने की वजह से, सडन कुछ ऐसा हुआ कि बीपीएल के नीचे आ गया, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिएंट पुअर। ये कौन है, ये ट्रांजिएंट पुअर है। 3 तरीके के गरीब मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। तो क्रॉनिक पुअर क्या आएगा, क्रॉनिक पुअर जो कॉन्स्टेंटली पॉवर्टी में जीते हैं। ऋतु याद करो, ऋतु कॉन्स्टेंटली पॉवर्टी में जी रही है। ऋतु जो है कॉन्स्टेंटली पॉवर्टी में, हर वक्त बेचारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। चर्निंग पुअर, इन एंड आउट, कभी बाहर कभी अंदर, ये कौन है, गो इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, कभी बाहर कभी ज्यादा, ठीक है। ट्रांजिएंट जो हर वक्त वेल ऑफ मोस्ट सिचुएशन में रहते हैं, हर वक्त बढ़िया चलता है, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली बैड लक की वजह से बीपीएल के नीचे आ गए, इनको ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको बात। अब वैसे तो ये बात मैं बता चुकी, बट नॉलेज के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूं कि जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है। वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया, $2.15 इनकम पर डे पर पर्सन, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। भारत कैलोरी बेस्ड कंजम्पशन लेता है, नीति आयोग बताता है पॉवर्टी लाइन के बारे में। अर्बन एरिया में कितनी कैलोरी आपको पर डे कंज्यूम करनी है,
अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर इतनी नहीं कर पाते तो आप गरीब हो। रूरल एरिया के अंदर 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन अगर कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है वो गरीब नहीं है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, ठीक है जी। इतना कंज्यूम करने के लिए गांव में कितना खर्चा आएगा? 33 रुपए एक दिन का, एक आदमी का। मंथ में 1000 रुपए। ठीक है, शहरों में अर्बन एरिया में 33 रुपए पर डे पर पर्सन खर्चा आएगा अगर आप 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना चाहते हो, और गांव में 27 रुपए आएगा क्योंकि वहां सस्ती चीजें मिलती है, और मंथ में 810 रुपए आएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अब पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी कमेटीज भी बैठी थी, जैसे तेंदुलकर कमेटी बैठी थी, रंगराजन कमेटी बैठी थी, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसको फिर हम कभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं, और ध्यान से आप लोगों को सुनना है क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान से सुनना। वो लोग कौन होंगे जो मूव इन एंड आउट, शिखा को याद करो, जो गरीबी में कभी कम है कभी ज्यादा, मतलब कभी तो बीपीएल में है कभी वो अबव पॉवर्टी लाइन में, इन एंड आउट मूव कर रहे हैं। शिखा को याद करो, क्या थी वो क्या थी? वो चर्निंग पुअर थी। चर्निंग, ऋतु बेचारी क्रॉनिक थी, हमेशा गरीबी में रहती है। ठीक है, और ओकेजनली या ट्रांजिएंट कौन था? रोहित, हर वक्त ऊपर था, ओकेजनली बेचारा किसी वजह से नीचे आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ एमपीसीई? एमपीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। देख लीजिए कहां है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द पर डे कैलोरी एस्टिमेट फॉर पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के लिए पर डे कैलोरी एस्टिमेट क्या बताया था? रूरल मेहनत ज्यादा होती है शरीर की तो उनकी कैलोरी ज्यादा है, 2400। ठीक है, और शहरों के लिए क्या बताया है ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी के पूरा मैं सीजीएल से पहले कोशिश कर रही हूं कि आपको मैक्सिमम टॉपिक करवा दूं, और बिल्कुल सीरीज में अब हम चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बीच में माइक्रो का भी एक टॉपिक डाल दिया था, बट अब हम सीरीज में चलेंगे ताकि आप लोगों को सिलेबस में काफी ज्यादा मदद मिल जाए। ठीक है, अब सीरीज में चलेंगे, जैसे पॉवर्टी हम लोगों ने किया, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो भी बिल्कुल सीरीज में अब चलेंगे। फिस्कल पॉलिसी उठाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंट सारी बातों को यूट्यूब पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि सब बच्चों को फायदा हो। अच्छा जी, और जो भी बच्चे इकोनॉमी लेना चाहते हैं, इकोनॉमी समझना चाहते हैं, मंडे और फ्राइडे को, ट्यूसडे और फ्राइडे को, सॉरी ट्यूसडे को और फ्राइडे को, ट्यूसडे और फ्राइडे को आप लोगों का इकोनॉमी का सेशन होता है शार्प 4 बजे। शार्प 4 बजे ट्यूसडे और फ्राइडे को इकोनॉमी आप लोग मेरे साथ समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आज आप लोगों को पॉवर्टी जो है एक कंसेप्चुअल वे में समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।